आसाम सरकार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसे कहीं से भी बेतुका नहीं कहा जाएगा। पहली बात, असम के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि तमाम सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। हम उनके इस बयान का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि वो जितने मदरसे में मदर्रिसीन हैं, जितने असातिज़ा हैं, उनको सरकारी स्कूल की तरह वो तमाम मराहत, वो तमाम फैसिलिटीज, वो तमाम सुविधाएं जो सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दिए जा रहे हैं आसाम सरकार के द्वारा, वो उन मदरसे के जिसको आप सरकारी स्कूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस मदरसे के तमाम असातिज़ा को भी वही सहूलतें, वही तनख्वाहें और वही देवबंद सरकारी नहीं है, नदवा सरकारी नहीं है, मुजाहिरुल उलूम सरकारी नहीं है। आप मदरसे को न किसी ने बंद किया है, न कोई बंद कर सकता है, न मुस्तकबिल में बंद करने हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा, बिहार में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जो मदरसा है, मदरसा बोर्ड का है, तनख्वाह बोर्ड से भी लिया जा रहा, लेकिन चंदे भी हो रहे हैं साहब, और बैरूनी बच्चे भी रह रहे हैं, और तालीम भी नहीं हो रही है। तो अब सरकार उखड़ रही है, आसाम की सरकार जाने वाली है। सुन लीजिए, सरकार वहां टिक नहीं रही है, फेल हो चुकी है। सर्बानंद सोनोवाल फेल लीडर हो चुके हैं, लेकिन ये मुसलमान अगर जज्बाती होंगे तो दोबारा फिर सर्बानंद सोनोवाल सत्ता पर आ जाएंगे। मुसलमानों की वजह से इस गठबंधन में सीपीआई, सीपीआईएम जो है वो भाजपा के साथ सरकार चला चुकी है, केंद्र में भी। आरजेडी 1990 में बिहार में भाजपा के साथ सरकार चला चुकी है। तीसरा गठबंधन आरएलएसपी, बीएसपी और एमआईएम का है, जो ओवैसी साहब कायदे मिल्लत हैं। तो उस गठबंधन में आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, जो ओवैसी साहब के सीएम फेस हैं, वो ऑलरेडी मोदी सरकार में 4 साल केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है भाजपा के साथ। इसलिए इन बातों, आरजेडी ने 141 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, 74 टिकट सिर्फ यादवों को दे दिया और सिर्फ 10 टिकट मुसलमानों को दिया, जबकि मुसलमान 16 और 17% के करीब है और यादव सिर्फ 14% है। ये कौन सा इंसाफ है? लेकिन बेवकूफ कौम, ये सियासी बसीरत खो बैठी है ये कौम, और ये जो है तेजस्वी यादव जिंदाबाद और लालू यादव जिंदाबाद कर रही है। सब एजेंडा ओपन है। कांग्रेस के कारनामे पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के लोग शर्मा जाएंगे। राजीव गांधी की हरकत को देखकर आडवाणी शर्मा जाएंगे, इंदिरा गांधी की हरकत को देखकर मोदी शर्मा जाएंगे, और पीवी नरसिम्हा राव की हरकत को देखकर उमा भारती और विनय कटियार और कल्याण सिंह शर्मा मत खुलवाइए। इसलिए मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म, जो परिंदा, जिस परिंदे को हम लोगों ने देखा ही नहीं है, उस परिंदे के पीछे मत जाइए। भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहताब खान। इस वक्त मेरे साथ बिहार से हाफिज़ गुलाम सरवर, जो सोशल एक्टिविस्ट है और सोशल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया में चर्चे में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं अपनी बेबाकी बयान को लेकर, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पे गुफ्तगू करेंगे। आसाम के मदरसों से मुताल्लिक, बिहार इलेक्शन से मुताल्लिक। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? आसाम में सभी सरकारी मदरसों को बंद करने का फ़ैसला किया गया है। सारे सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील किया जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है, सरकार के पैसों से चलने वाले मदरसों को स्कूलों में तब्दील किया जाएगा और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। ये फ़ैसला आसाम के सरकार ने अचानक लिया है। इसका क्या मतलब निकलता है? जी गुलाम सरवर साहब। देखिए, सबसे पहले मैं तमाम मुल्क के मुसलमानों से, मिल्ली रहनुमाओं से और नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि जब भी इस तरह के बयानात कहीं से भी आए, माइक थोड़ा ऊपर ले आए आप।
जब भी इस तरह के बयानात कहीं भी आए, किसी भी रियासत से हो या मरकजी लीडरों से, तो आप जज्बात में ना आकर उस बयान की एक एक बारीकी का पहले मुताला करें और फिर आप जवाब तलाश कर माकूल आईनी जवाब, समाजी जवाब, मजहबी जवाब, यानी जो संवैधानिक उत्तर है, जो धार्मिक उत्तर है और जो सामाजिक उत्तर है, वो हमें देना है। आसाम सरकार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसे कहीं से भी बेतुका नहीं कहा जाएगा। पहली बात, आसाम के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि तमाम सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। हम उनके इस बयान का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो जितने मदरसे में मदर्रिसीन हैं, जितने असातिज़ा हैं, उनको सरकारी स्कूल की तरह वो तमाम मराहत, वो तमाम फैसिलिटीज, वो तमाम सुविधाएं जो सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दिए जा रहे हैं आसाम सरकार के द्वारा, वो उन मदरसे के जिसको आप सरकारी स्कूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस मदरसे के तमाम असातिज़ा को भी वही सहूलतें, वही तनख्वाहें और वही मराहत आप दें, ये ऐलान आपको करना चाहिए। नंबर 2, मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि सरकारी मदरसा इस्लाम का इदारा अब नहीं रह गया। यह सिर्फ आसाम का मसला नहीं है, पूरे मुल्क में सरकारी मदरसे में जो तालीम का म्यार है वो बिल्कुल नीचे गिर चुका है और इस्लाम, जो इस्लामी तालीमात है, जो दीनी तालीमात है, वो आलिया में नहीं, निजामिया में होता है। दारुल उलूम देवबंद सरकारी नहीं है, नदवा सरकारी नहीं है, मुजाहिरुल उलूम सरकारी नहीं है, आप मदरसतुल इस्लाह सरकारी नहीं है, आप मुबारकपुर चले जाए सरकारी नहीं है। ये सारे बड़े बड़े इदारे हैं और लाखों की तादाद है जो मुस्लिम आवाम के मेहनत के, कमाई के पैसे से ये इदारे चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन इदारों में दीनी तालीम जिसे हम कहते हैं, वो तालीम के साथ साथ जो इस्लामी तरबियत है वो दी जाती है। तो हमारे पास, हमारे मुल्क के आईन में हमें मजहबी तालीम हासिल करने और मजहबी इदारे खोलने की आजादी है, उससे कोई सरकार न रोकी है, न रोकेगी। लेकिन जो बयान आसाम के शिक्षा मंत्री का आया है वो बयान ये है कि जो मदरसे सरकारी है, यानी जिन्हें ऐड मिल रहा है, जो इल्हाक है, उसको हम स्कूल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं तो स्वागत करता हूं, व्यक्तिगत मेरी राय ये है कि इस बयान का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन गुलाम साहब, एक बात और है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप कन्वर्ट करें स्कूलों में, अच्छी बात है, आप स्वागत भी करते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि जितने भी मुलाजिमीन हैं, मुदर्रिसीन हैं, जितने भी जो टीचर है मदरसे में, उनको भी वो सहूलत दे। उनका तो मदरसे को बंद करने का फैसला है। मदरसा जब बंद हो जाएगा तो ना तो मुदर्रिसीन की जरूरत है, ना मुलाजमीन की जरूरत है, ना फिर मुदर्रिस कहाँ होंगे, उस्ताद कहाँ होंगे? नहीं, उस पूरे बयान को फिर से पढ़ा जाए। मदरसा बंद करने का मतलब उन्होंने ये कहा है, मैंने पूरे बयान को देखा है, कि आप अगर सरकार के पैसे से कुरान की तालीम देंगे तो सरकार के पैसे से बाइबल भी पढ़ाया जाना चाहिए और गीता भी पढ़ाया जाना चाहिए। ये आसाम के शिक्षा मंत्री ने कहा है। ये इंसाफ देखिए सर, मुसलमान होने की हैसियत से हमें इंसाफ की बात करनी चाहिए। और अगर शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि सरकार के पैसे से आप कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते हैं तो फिर बाइबल और गीता और रामायण क्यों नहीं, तो ये मौक़िफ़ उनका बहुत बेहतरीन है। तो सरकार के पैसे से मदरसा बंद करने का मतलब आपकी बिल्डिंगों को सीज नहीं किया जा रहा, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात हुई है, उसके मेयारे तालीम और निसाब को तब्दील करने की बात हुई है कि जो सरकारी फंड से मदरसे चल रहे हैं, जिसको मदरसे के, जो बिहार में भी मदरसा एजुकेशन बोर्ड है, यूपी में भी बोर्ड है, आपको पता है, बोर्ड के जो मुलाजमीन होते हैं उन्हें सरकार एक मुनासिब तनख्वाह देती है।
तो मैं ये गुजारिश करूंगा शिक्षा मंत्री से, और कर रहा हूं, और करनी चाहिए सबको, निजाम को और सिलेबस को चेंज करना चाहते हैं तो वो मुलाजमीन की तनख्वाह को भी आप तब्दील करें, और मुलाजमीन जो पहले से आपके यहाँ हैं किसी भी कीमत पर उन्हें हटाया नहीं जा सकता। कोर्ट भी नहीं हटने की इजाजत देगी, क्योंकि वो सारे लोग कई सालों से वहां नौकरी कर रहे हैं और सरकार की नौकरी कर रहे हैं, वो प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट मदरसे लाखों की तादाद में है, असम में भी है, बंगाल में भी है, बिहार में भी है, यूपी भी है, मुल्क के कोने कोने में। मदरसे को न किसी ने बंद किया है, न कोई बंद कर सकता है, न मुस्तकबिल में बंद करेगा, जब तक भारत का मौजूदा संविधान है तब तक। जिस तरीके से आप कह रहे, स्वागत आप कर रहे इन मदरसों को स्कूल में तब्दील करने का, तो इस जिस तरह जब मदरसा ही नहीं रहेगा, जिस तरीके से उस्ताद जो टीचर जो होते हैं मदरसे के लिए मुंतखब किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं मदरसे में पढ़ाने के लिए, मदरसे की पढ़ाई को अलग तरीके से पढ़ाने के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, रखे जाते हैं, अगर मदरसा ही नहीं रहेगा, स्कूल को तब स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा, फिर उन टीचर की जरूरत तो स्कूलों में तो रहेगी नहीं। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि उन लोग वही सहूलत देनी चाहिए जो सरकारी टीचरों को दी जाती है। भी देखिए, मैं आसाम के मदरसे जो सरकारी मदरसे हैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, जिसमें मैं खुद तालिबे इल्म रह चुका हूं, मैं वहां के नस नस से वाकिफ हूं, और वहां जो तर्ज तालीम है, जो निसाब है, वो सरकार तय करती है। उसमें अरबिक दीनियात के अलावा मैथ, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी, अंग्रेजी सब कुछ शामिल है। और वहां हमारे मौलवी हजरात जो पहले से रह रहे थे उनका एडजस्टमेंट किया गया है, तो आसाम में भी किया जाएगा। बल्कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड में, मैं बिहार की बात करूं जिसकी जानकारी मुझे ज्यादा है, एक्स्ट्रा टीचर मैथ और साइंस के बहाल किए गए, लेकिन जो पहले से उलमा हजरात थे हमारे, उन्हें हटाया नहीं गया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आसाम में भी जो पहले से मुलाजिम हैं, ऑलरेडी वो सरकार के मुलाजिम हैं, सिर्फ सिलेबस चेंज होगा, वो नाम मदरसा नहीं रहेगा, स्कूल की तर्ज पर उसे तब्दील किया जाएगा, और वहां का सिलेबस माने जदीद निसाब जो है वो लागू होगा। तो ये तो अच्छी बात है, इससे तो हमारी तालीमी मियार जो है वो बेहतर हो जाएगा। और दूसरी बात है, मदरसे में जो मकसद है तालीम का, वो सरकारी मदरसे में पूरा नहीं हो पा रहा। तो अगर ये चीज सरकार कर दे तो मदरसे का मुराद जो है वो पूरा हो जाए। यानी मदरसे को आज भी हम ज़कात, सदका, फितरा, अतिया से नवाजते हैं हमारे समाज के लोग जो भी पूरे मुल्क में हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा, बिहार में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जो मदरसा है, मदरसा बोर्ड का है, तनख्वाह बोर्ड से भी लिया जा रहा, लेकिन चंदे भी हो रहे हैं साहब, और बैरूनी बच्चे भी रह रहे हैं, और तालीम भी नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूं ये एक सुधार का कदम है, और सरकार के इस कदम को नेगेटिव नहीं लीजिए, पॉजिटिव लेकर कुछ मशवरा दे दीजिए सरकार को, शायद वो मशवरे आपके कबूल किए जाएं और आपके आप नौकरियों का रास्ता खुले, नौकरियों का रास्ता खुले। जैसे बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से लिए हुए डिग्री पर आप सेना में जा सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप डॉक्टर और आईएएस और आईपीएस भी हो सकते हैं। ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की डिग्रियों का कमाल है। तो क्यों नहीं इसी में बेहतर और बेहतर, बेहतर और बेहतर, ये स्वागत योग्य होना चाहिए। इसमें हम लोग जज्बाती होकर मुखालफत ना करें, बल्कि सरकार को बेहतर मशवरा दें। पॉलिटिक्स हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव इश्यूज है कि जहां हमारे दीन का भी मसला है, जहां हमारे पेट का भी मसला है, जहां हमारे जो लोग पहले से लगे हुए हैं उनके भी पेट का मसला है। इसलिए इस सेंसिटिव इशू पर पॉलिटिक्स ना हो, बल्कि संजीदा गुफ्तगू हो। लेकिन साहब, बात यहाँ पर बात नहीं रुकती है, बात यहाँ पर रहती है कि आपने पूरा बयान को नोट किया होगा, मदरसे को हटाने की बात की जा रही है, मदरसे को बंद करने की बात की जा रही है। वो शब्दों का हेरा फेरी है, मैंने उसको बड़े अच्छे से पढ़ा है, उसमें सारी बातें उन्होंने कह दी है कि सिर्फ कुरान हदीस क्यों होगा, सरकार फंड देती है। देखिए, उनके जहनियत से कौन वाकिफ नहीं है। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? आसाम में सरकार भाजपा की है, और भाजपा के एजेंडे में ये सब कुछ है। तो आप देखिए,
अभी हमें हिकमत से मुकाबला करना होगा। आप जितने उत्तेजित होंगे, सरकार आसाम में भी स्थापित हो जाएगा। मुस्लिम रहनुमाओं ने हमेशा ये गलती की है, अब सरकार उखड़ रही है। आसाम की सरकार जाने वाली है, सुन लीजिए, सरकार वहां टिक नहीं रही है, फेल हो चुकी है। सर्बानंद सोनोवाल फेल लीडर हो चुके हैं, लेकिन ये मुसलमान अगर जज्बाती होंगे तो दोबारा फिर सर्बानंद सोनोवाल सत्ता पर आ जाएंगे। मुसलमानों की वजह से लेकिन गुलाम साहब, सर, जज्बाती मुसलमानों की वजह से भाजपा मजबूत हो रही है। हम जज्बात से काम नहीं लेंगे, हम कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे, हम सरकार से वार्ता करेंगे और उसको कम्युनलाइज नहीं होने देंगे। हमें पता है एजेंडा कम्युनलाइज है, हमें पता है एजेंडा हिडन क्या है, सब कुछ पता है, लेकिन हम जज्बात में आकर नहीं। मेरे मदरसे को क्यों बंद कर दिया? मुझे पता तुम बंद करो, बंद कर नहीं सकते क्योंकि वो सरकारी इदारा पहले से, कोर्ट है, कचहरी है, हम लड़ाई। लेकिन सड़क पर आकर पूरे मुल्क में भाजपा के खिलाफ सड़क पर मुसलमान अगर उतरेगा तो भाजपा मजबूत हो जाएगी। मुसलमान बिल्कुल सड़क पर न उतरे, मिल्ली रहनुमा खामोशी से कोर्ट और कचहरी का सहारा ले, मशवरे और गुफ्तगू से काम ले, सरकार से वार्ता करने का प्रयास करे, ये मेरी अपील है। लेकिन अचानक ये फैसला लेने का क्या मतलब है? अचानक ये फैसला आखिर वो भी बिहार में चुनाव का शेर कहा। जी, आपने राहत इंदौरी का शेर कहा था। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बी टीम है और वो ए टीम बनने के लिए उसने कई हथकंडे अपनाए हैं। आपको पता होगा, एलजेपी को उसने नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा करवा दिया है और कई गठबंधन वजूद में आ गया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चुनावी हथकंडा है। बिहार में जो कुछ हो रहा है वो केवल और केवल एक ही प्रयास हो रहा है कि भाजपा ये चाह रही है कि मैं नंबर 1 पार्टी बन जाऊं और सत्ता पर काबिज हो जाऊं। लेकिन मैं बहैसियत मुसलमान ही नहीं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जिस तंजीम का मैं सिपाही हूं, हम लोगों ने फैसला किया है कि बिहार में नीतीश कुमार को कमजोर होने नहीं देंगे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि नीतीश कुमार बी टीम हो जाए और मैं ए टीम हो जाऊं और बिहार की बागडोर अपने हाथ में ले लूं और बागडोर लेकर इसको उत्तर प्रदेश जैसा बना दूं। बिहार को उत्तर प्रदेश बनने नहीं दिया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन साहब, नीतीश कुमार की बात जब छिड़ी है तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन किया है, तो दोनों में क्या फर्क किया जाए ये बताइए? दोनों एक ही तो है। गठबंधन के इस दौर में एक भी ऐसा दल नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ न रही हो। बिहार में 3 गठबंधन चर्चे में है। पहला गठबंधन जिसको एनडीए कहते हैं, जिसमें भाजपा, नीतीश कुमार और वीआईपी है। दूसरा गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम। इस गठबंधन में सीपीआई, सीपीआईएम जो है वो भाजपा के साथ सरकार चला चुकी है, केंद्र में भी। आरजेडी 1990 में बिहार में भाजपा के साथ सरकार चला चुकी है। तीसरा गठबंधन आरएलएसपी, बीएसपी और एमआईएम का है, जो ओवैसी साहब कायदे मिल्लत हैं। तो उस गठबंधन में आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, जो ओवैसी साहब के सीएम फेस हैं, वो ऑलरेडी मोदी सरकार में 4 साल केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है भाजपा के साथ। इसलिए इन बातों को अब छोड़ा जाए। व्यक्ति देखिए, व्यक्ति सबसे अच्छा रहनुमा कौन है, कौन क़यादत अच्छा कर सकता है, बिहार का मुस्तकबिल किसके हाथ में सुरक्षित है, यह सवाल है सर, भाजपा का सवाल नहीं है सर। लेकिन आप बिहार में इस वक्त चुनाव भी करीब है, नवंबर में चुनाव होने वाला है। आप ये बताइए, लोगों का रुझान किस तरफ है, किस पार्टी की तरफ है? क्योंकि यहाँ तो गठबंधन सब लोग अलायंस किए बैठे हैं और मामला कश्मकश में है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि आखिर बिहार में सेहरा बनेगा किसके सर? ये बताएं आप कि लोगों का रुझान किस तरफ है? ये तो सर 10 तारीख को पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन सबका एजेंडा फिट है, सिर्फ एक बदनसीब कौम मुसलमान है जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, आरजेडी गठबंधन में, आरजेडी की बात मैं करूं जो लीड कर रही है महागठबंधन को, आरजेडी ने 141 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 74 टिकट सिर्फ यादवों को दे दिया और सिर्फ 10 टिकट मुसलमानों को दिया, जबकि मुसलमान 16 और 17% के करीब है और यादव सिर्फ 14% है। ये कौन सा इंसाफ है? लेकिन बेवकूफ कौम
ये सियासी बसीरत खो बैठी है ये कौम। और ये जो है तेजस्वी यादव जिंदाबाद और लालू यादव जिंदाबाद कर रही है, ये खसारे में है, घाटे में है। कांग्रेस पार्टी में जब जब आप देखें, कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जहां भी आपने देखा मुसलमानों ने खुलकर साथ दिया। लेकिन जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। तो ये सब एजेंडा ओपन है। कांग्रेस के कारनामे पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के लोग शर्मा जाएंगे। राजीव गांधी की हरकत को देखकर आडवाणी शर्मा जाएंगे, इंदिरा गांधी की हरकत को देखकर मोदी शर्मा जाएंगे, और पीवी नरसिम्हा राव की हरकत को देखकर उमा भारती और विनय कटियार और कल्याण सिंह शर्मा जाएंगे। कांग्रेस का पोल हमसे मत खुलवाइए। इसलिए मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म जो परिंदा, जिस परिंदे को हम लोगों ने देखा ही नहीं है, उस परिंदे के पीछे मत जाइए, बल्कि आप कांग्रेस का पोल किसने खोला? यानी कांग्रेस की तो बात मैंने करी नहीं आपसे। मैं ये कह रहा हूं गठबंधन है सर, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है। इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं सर कि मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, और आपका वीडियो सर लाखों लोग देखेंगे, वहां तक पैगाम जाएगा। मैं चाहता हूं लोग जाने कि आप सेकुलरिज्म का ठेकेदार आप बन रहे हैं। आप पालकी ढोएंगे उस कांग्रेस का जिसने मस्जिद तोड़ा, उस कांग्रेस का जिसने शाहबानो केस लाकर और इस मुल्क में कॉमनल पॉलिटिक्स को बल प्रदान किया, उस कांग्रेस को जिसने आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगाकर मुसलमानों की सियासी कमर तोड़ दी, हिस्सेदारी से महरूम कर दिया, उस कांग्रेस को जिसने 23% से हमें 2% पर लाकर खड़ा कर दिया नौकरियों में। तो सियासी हिस्सेदारी खत्म, सरकारी हिस्सेदारी खत्म, एजुकेशन। आज आप आसाम का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस ने खामोशी से उर्दू को सरकारी जुबान भारत की थी, कांग्रेस ने खत्म कर दिया। रोजी रोटी से हमें मतलब उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया गया। हम तो अपने बल पर जीते हैं सर। इसलिए सियासत में मुसलमान कॉमनल और सेकुलर न करे, बल्कि हिकमत से काम ले। और जो ऐसा मुख्यमंत्री जो विपरीत परिस्थितियों में भी बिहार को उन तमाम नेगेटिविटी से बचा कर रखा। जब आप देख रहे थे यूपी में मस्जिदों से खींच कर इमामों को, नमाजियों को मारा जा रहा था, बिहार में खुलेआम मुसलमान जुमा की नमाज पढ़ रहा था, ईद की नमाज पढ़ा, अलविदा पढ़ा, कुर्बानी में हिस्सा लिया, बकरीद की नमाज पढ़ा, तमाम त्योहारों को खुशी खुशी मनाया। ये नीतीश कुमार के नेतृत्व का कमाल है। और हिस्सेदारी की बात है, सियासी हिस्सेदारी, सबसे ज्यादा विधायक, एमएलसी और राज्यसभा और चेयरमैन का शिप जो है नीतीश कुमार ने पसमानदा मुसलमानों को दिया है। इसलिए नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास किया है। हम नीतीश कुमार को मजबूत करना चाहते हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी को बिहार में कमजोर करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों को हम कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी ऐसा खेल खेल रही है कि वो एक तीर से कई शिकार करना चाहती है, और मुसलमान भी उसी में शिकार हो जा रहा। मुसलमान जितने जोश के साथ महागठबंधन को वोट देना चाह रहा है, 10 तारीख के बाद अगर बदकिस्मती से बिहार में तेजस्वी की सरकार बन गई, मुसलमानों के लिए वो काला दिन होगा, काला दिन। और उसके बाद जो गुंडा राज शुरू होगा वो देखेंगे आप तो पत्रकार हैं सर, आप नजर रखेंगे, आपको पता चलेगा कि हाफिज गुलाम सरवर ने जो बातें कही थी वो सच साबित हुई। इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को कि नहीं, सेकुलर और कॉमनल हमारा एजेंडा नहीं है सर। हमारा एजेंडा है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई और शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा। ये हमारा एजेंडा आज भी है कि सुरक्षित वातावरण में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये वातावरण नीतीश कुमार ने 15 वर्षों में भाजपा के साथ रहकर भी दिखाया और दिया। चलिए, आपने आरजेडी का जिक्र किया, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, आपने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, आपने भाजपा का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पीडीए का जिक्र आपने किया नहीं। पप्पू यादव और उनकी जितनी भी टीम है, जितनी भी पार्टियां जो गठबंधन में शामिल हुए, उनका जिक्र नहीं किया। उनकी क्या पोजीशन है बिहार में? मेरी बधाई है उन सबों को, लेकिन 10 तारीख को परिणाम आएगा। मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, लेकिन बहैसियत पत्रकार आपने प्रश्न किया है तो मैं भी चाहता हूं उत्तर दे दूं। जितने गठबंधन है वो 1 से 20 के अंदर सब समाप्त हो जाएंगे। यहां मुकाबला त्रिकोणीय है।
और त्रिकोणीय मैं शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि लोग कर रहे हैं आर पार की लड़ाई, नहीं, यहां भाजपा वर्सेस जेडीयू वर्सेस महागठबंधन है। चूंकि महागठबंधन और भाजपा दोनों अंदर खाने मिली हुई है लालू जी को जेल से बाहर लाने के लिए। तेजस्वी यादव ने अभी 5 टिकट, और बीच में मैं बता दूं भूल जाऊंगा, 5 टिकट विश्व हिंदू परिषद के दिग्गज नेताओं को आरजेडी ने दिया, जिसमें सबसे चर्चित है गया का शेर घाटी विधानसभा। शेर घाटी विधानसभा से आरजेडी लालू जी की पार्टी ने, महागठबंधन ने जिसको टिकट दिया, वो महिला विश्व हिंदू परिषद की बिहार राज्य की बहुत बड़ी पदाधिकारी है। अब और क्या प्रमाण चाहिए साहब? बेवकूफ हम हैं, हम जो है सियासी नब्ज को टटोल ले रहे। लालू जी को जेल से बाहर लाने के लिए अमित शाह जी से समझौता हुआ है, लालटेन गठबंधन है। आपकी आवाज कट रही थी, फिर से बोलिए। लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी, तेजस्वी यादव और अमित शाह से इंटरनल गठबंधन है। लालू जी को जेल से बाहर लाने के नाम पर इन लोगों में खुफिया समझौता हुआ है। नीतीश कुमार को कमजोर करो और भाजपा को मजबूत करो ताकि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बने। ये जितने ड्रामे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का पद देने के लिए हो रहे हैं, वरना इस राज्य में नीतीश कुमार से बेहतरीन कोई लीडर न था न है। और जब तक जीवित रहेंगे नीतीश कुमार, वो सर्व स्वीकार, सब समाज को लेकर चलने वाले लीडर है। न्याय के साथ विकास का नारा उनका आज भी अपनी जगह पर बरकरार। क्या बात आप क्या बात कर रहे हैं? आरजेडी, आप कह रहे हैं आरजेडी भाजपा से मिले हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं और नीतीश कुमार का, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, नीतीश कुमार का आप सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने भाजपा से अलायंस किया है, गठबंधन किया है। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्या बात कर रहे हैं जी आप, किस तरीके से? कुछ और है। अगर भाजपा के साथ का गठबंधन है तो फिर एलजेपी उसी गठबंधन में रहते हुए जेडीयू के तमाम सीटों पर अपना उम्मीदवार क्यों लड़ा रही है? और आपको हैरत होगी कि एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी है, वो जहां जहां भाजपा लड़ रही वहां नहीं लड़ रही है, जहां जहां जेडीयू लड़ रही है वही लड़ रही है और भाजपा के लोगों को टिकट दे रही है। आरजेडी के बारे में आपको कहा 5 टिकट आरजेडी ने ऐसा दिया है जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी है। मैं, आपने कहा आवाज कट रही, मैं फिर सुना दूं। शेर घाटी है गया में, वहां से जो उम्मीदवार है आरजेडी का, एक महिला है, वो विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी पदाधिकारी रह चुकी है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? आरजेडी में विश्व हिंदू परिषद का क्या काम है? जरा तेजस्वी जी जवाब दीजिए। आपने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को टिकट किस आधार पर दिया? तेजस्वी जी जवाब दो। और आप क्या कहते हैं, चुनाव जैसे शुरू हुआ और गोटी फिट हुआ, वैसे लालू जी के 2-3 मामले में जमानत हो गए हैं, हुआ है 10 साल को उसमें भी जमानत हो जाएगा, लालू जी बाहर आ जाएंगे। मैच फिक्स हो चुका है। इसलिए बिहार के लोगों से कहता हूं, बहकावे में ना आना है, नीतीश को बचाना है, नीतीश कुमार को ही दोबारा लाना है। यही मेरी विनती है लोगों से कि नीतीश कुमार को कमजोर ना होने दें। अगर बिहार बचाना है, कुमार को बचाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर साहब, आपने अपना कीमती समय भारत न्यूज 91 के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत न्यूज 91 के दर्शकों, आपका भी शुक्रिया और धन्यवाद। आपने हमसे बराह रास्त रास्ता कायम किया। मैं आप दर्शकों से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत न्यूज 91 को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी मेहनत कामयाब हो जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।